सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे जेनेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज के लेक्चर को हमने नाम दिया है दैट इज टर्मिनोलॉजीज ऑफ जेनेटिक्स। क्लास 10th में आप चैप्टर पढ़ के आए होंगे हेरिडिटी, उसी का एडवांस वर्जन है क्लास 12th में, जिसको स्पेसिफिक यूनिट को जिसको नाम दिया गया है दैट इज़ जेनेटिक्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं 3 चैप्टर्स को। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और तीसरा दैट इज़ एवोल्यूशन। बट उन सब टॉपिक्स को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, आज हम उन्हीं टॉपिक्स या फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट से डील करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना। पहले अगर मैं सबसे बात करूं तो पहला ही क्वेश्चन अराइज करता है कि एक्चुअली जेनेटिक्स होती क्या है ना। जेनेटिक्स में वही बात है, पहला क्वेश्चन भाई जेनेटिक्स है ही क्या, क्यों पढ़ा जा रहा है इस चीज़ को। तो अगर मैं बात करूं कि जेनेटिक्स होती क्या है, तो जेनेटिक्स एक्चुअली दिस इज अ ब्रांच ऑफ बायो in which we study about genetic material। ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। और क्या कुछ स्टडी किया जाता है, तो कॉन्सेप्ट आते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। भाई जेनेटिक मटेरियल की कंपोजिशन क्या होती है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि जेनेटिक मटेरियल बना किस चीज़ का है, तो हम लोग कैसे स्टडी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। एक नॉर्मल सी बात है कि जेनेटिक मटेरियल हमने स्टडी किया कि बना किस चीज़ का हुआ है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है कि जेनेटिक मटेरियल वो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होने के लिए। जब तक हम लोग को पैटर्न नहीं पता होगा तो हम लोग एक्यूरेसी के साथ कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो वो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस या फिर वो कि किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है, उसकी भी स्टडी हम किस में करते हैं, इन द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द इवोल्यूशन, है ना। नॉर्मली हमने सुना होगा कि टाइम टू टाइम चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे चेंजेस आते चले जाते हैं, और इतने हाई लेवल पे या फिर इतने ज़्यादा अमाउंट में जब चेंजेस कोई हो जाएं, उसकी वजह से देखने को मिलता है कि ऑर्गेनिज्म का पूरा बिहेवियर और स्ट्रक्चर दोनों चेंज हो जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। बट एक्चुअली वो चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, दैट आर जनरली अकर्स इन डीएनए, है ना। नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल में ही वो चेंजेस आते हैं जो बाद में एवोल्यूशन को कोज कराते हैं। तो जेनेटिक्स में बेसिकली 3 चीज़ें पढ़नी है हम लोग को। पहला कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, बना किस चीज़ का है, जिसमें हम कंपोजिशन को डील करेंगे। दूसरा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किस तरह से होता है। और तीसरा दैट इज द एवोल्यूशन पैटर्न, कि किस तरह से डीएनए के अंदर चेंजेस आते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बदलाव का कारण बनते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है जेनेटिक्स के अंदर दैट इज इनहेरिटेंस, है ना। इनहेरिटेंस इंग्लिश की एक स्पेसिफिक वर्ड से आया है दैट इज इनहेरिट, है ना। इनहेरिट का मतलब ही क्या होता है, इनहेरिट का मतलब होता है किसी चीज को गेन करना, किसी फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट नॉर्मल सी बात, जैसे हमने देखा होगा ना पहले एक छोटा सा राइट हुआ करता था दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, या फिर एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जो पुरखों की ज़मीन होती थी वो बच्चों के पास एज इट इज़ पास हो जाती थी, है ना। बच्चों ने क्या किया, उसको इनहेरिट किया है अपने फोर फादर्स से। तो वही चीज़ यहाँ भी कहीं ना कहीं सिमिलर वे में काम करती है। इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ जनरली किस चीज़ से है, जनरली कैरेक्टर्स के साथ।
कि किस तरह से कैरेक्टर्स पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और वो जो पैटर्न होता है उनके पास होने का दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। नॉर्मली किसी भी कैरेक्टर का इनहेरिट होना फ्रॉम फोर फादर्स टू द अपकमिंग जनरेशन, ये सब हम डील करते हैं इनहेरिटेंस में। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब ही क्या होता है? चेंज आना, है ना। अगर मैं बात करूं, अगर मैं खुद का एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मेरे अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं वो आए हैं मेरे फोर फादर से, मेरे पेरेंट्स से। बट अगर मैं बात करूं क्या मैं मेरे पेरेंट्स के जैसा सिमिलरली दिखता हूं, तो शायद इसका जवाब नो होगा हर केस में। बिल्कुल एक्यूरेट कॉपी में नहीं हूं, है ना। जनरली मेरे अंदर क्या हुआ है, जब वो कैरेक्टर्स पास हुए तो उस दौरान कुछ चेंजेस आए, माइन्यूट चेंजेस आए, जिसकी वजह से मैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग तरह से बिहेव करता हूँ, या फिर अलग मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, फेशियल कट अलग है। ये सब चीज़ें, ये चेंजेस आना, इनको हम डील करते हैं वेरिएशंस में। जब कैरेक्टर पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो एज इट इज़ पास ना होकर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, है ना। और वो चेंजेस अल्टीमेटली कोज करते हैं वेरिएशन को। वो सब डील करेंगे हम इस जेनेटिक्स में। इनहेरिटेंस पैटर्न भी समझेंगे और साथ में वेरिएशन किस वजह से आते हैं वो सब भी समझेंगे। वेरिएशन को समझने के लिए एक बेसिक सा वर्ड है दैट इज चेंज। चेंज आना किसी भी जनरेशन में, और चेंजेस कैसे आते हैं? बिकॉज ऑफ द चेंज इन कैरेक्टर्स। अब बात आती है कि भाई बार बार एक ही वर्ड अराइज कर रहा है कि कैरेक्टर क्या होता है ना। कैरेक्टर्स एक्चुअली दीज आर दी फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अबाउट ए कॉमन एग्जांपल दैट इज हाइट। हाइट की मैं बात करूं, हाइट इज ए कैरेक्टर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल मैं खुद को कंपेयर करूं, मेरी हाइट कितनी है, दैट इज अ कैरेक्टर ऑफ माई सेल्फ। ये मेरा कैरेक्टर है कि मेरी हाइट इतनी है। या फिर मेरा, और अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल हेयर कलर, that is also a character. Skin tone, that is also a character, है ना। नॉर्मली कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं फीचर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज ट्रेट। ट्रेट क्या होता है भाई? ट्रेट्स एक्चुअली होती है वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स आर एक्चुअली नोन एज वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर। कैसे बात करें कि कैरेक्टर्स की क्या वेराइटी हो सकती है? फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइट। हाइट इज ए कैरेक्टर, बट इसके वेरिएंट्स या फिर अलग अलग टाइप्स क्या हो सकते हैं? हाइट, इट में बी टोल हो सकता है भाई, कोई ड्वार्फ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं हेयर कलर की, ब्लैक, दैट इज अ स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। या फिर ये ब्राउन भी हो सकते हैं। आई कलर की बात की जाए, ब्लैक भी होती है, ब्राउन भी होती है, ब्लू भी होती है। बट बात किसकी कर रहे हैं? कलर की बात कर रहे हैं। तो कलर वहां कैसे बिहेव करेगा? एज अ कैरेक्टर बिहेव करेगा। बट अगर उसके वेरिएंट्स की बात की जाए, सच एज ब्लू कलर, ब्लैक कलर एंड जितने भी वेरिएशंस, कुछ मतलब वेराइटीज हो सकती हैं, वो सब उनको हम क्या बोलते हैं? जनरली दीज आर नोन एज ट्रेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी एक कैरेक्टर के ट्रेट, मतलब कि वैराइटीज ऑफ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर की कितनी वैरायटी हो सकती है? जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल है ना हाइट का। हाइट इंसान की हाइट तो सबकी होती है, एक्स वाई जेड कोई भी हो, बट कुछ एक टॉल होते हैं, कुछ ड्वार्फ होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं। तो वो ट्रेट है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का। नेक्स्ट अगर मूव करें, कॉन्सेप्ट जो आता है दैट इज जीन। जीन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एक चीज के बारे में जिसका नाम है जेनेटिक मटेरियल। कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करूं कि भाई जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। जेनेटिक मटेरियल इज अ मॉलिक्यूल which carries
जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जेनेटिक मटेरियल वो मॉलिक्यूल होता है जिसके पास क्या होती है, सभी की सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती है। बात करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशंस वो कोड होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको कोड करने वाले। फॉर एग्जांपल मेरी हाइट क्या होगी, वो सब की सब इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, जेनेटिक मटेरियल में स्टोर होती है। मेरी मॉर्फोलॉजी मतलब मेरा एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी मतलब इंटरनल उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, केमिकल कंपोजिशन कैसी होगी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, वो सब की सब इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं जनरली कहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल के अंदर, है ना। इसीलिए मैंने एक डेफिनेशन दिया दैट जेनेटिक मटेरियल इज अ मॉलिक्यूल विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, इफ आई टॉक अबाउट कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली है क्या, तो लोअर क्लासेस में आपने एक मॉलिक्यूल का नाम पढ़ा होगा, दैट इज डीएनए। फुल फॉर्म भी सुनी होगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए बिहेव करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये वो मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को। ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल भी होता है, दैट इज आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल। बट अगर मैं बात करूं कि क्या कुछ डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए में, तो जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला मॉलिक्यूल है दैट इज डीएनए। और आरएनए जनरली देखने को मिलता है इन द केस ऑफ वायरसेस। कहां मिलेगा, वायरसेस में देखने को मिलेगा एज अ प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। बट बिहेव दोनों किस तरह करते हैं, एज अ जेनेटिक मटेरियल बिहेव करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल यहां से क्लियर हुआ कि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे, दैट इज जीन क्या होता है। इफ आई टॉक अबाउट कि भाई जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए हो गया, एक खास बात मैं बता दूं आप लोग को जीन को समझाने से पहले कि जितना भी डीएनए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो सब का पूरा डीएनए कैरेक्टर्स को कोड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर जो डीएनए है करीब 2.2 मीटर का डीएनए होता है एक सिंगल न्यूक्लियस में, दैट इज प्रेजेंट इन द सेल। 2.2 मीटर का डीएनए है, काफी बड़ा। अगर मैं बात करूं इसका 50% क्या होता है, नॉन कोडिंग होता है। 50% कैसा होगा, नॉन कोडिंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसके अंदर 50% डीएनए ऐसा है जो किसी भी चीज को कोड नहीं करता है, वो किसी भी कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो कॉन्सेप्ट अब यहां से तैयार होता है जीन का। जीन एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, जीन है कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का वो सेगमेंट, फॉर एग्जांपल वी ड्रॉ अ डीएनए, एक डीएनए है उसके अंदर एक ये छोटा सा सेगमेंट है, पार्ट है, ये मान के चलते किसको कोड कर रहा है, एक हाइट को कोड कर रहा है, एक कैरेक्टर को कोड कर रहा है। तो ये बिहेव करेगा, ये छोटा सा सेगमेंट बिहेव करेगा किसकी तरह, जीन की तरह बिहेव करेगा। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इट अ डेफिनेशन दैट इज कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। अगर इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूं, विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जो क्या करता है, किसी एक कैरेक्टर को कोड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया था ना हाइट का, हाइट इज ए कैरेक्टर। तो डीएनए के अंदर वो छोटा सा सेगमेंट जो मेरी हाइट को कोड कर रहा है या फिर किसी भी XYZ कैरेक्टर को कोड कर रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज जीन। उसको नाम दिया जाता है जीन। ओके, नेक्स्ट अगर मूव किया जाए तो एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज एलील। एलील के बारे में बात कर लेते हैं भाई। एलील जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है
ओ सॉरी टॉप कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका बैटेसन। 1905 में उन्होंने एलील का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। एलील एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ अ वेरियस या फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। ये क्या होता है जनरली, एलील क्या होता है, दीज आर दी डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, एक ही जीन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होना, दैट इज नोन एज एलील। जैसे हमने बात की थी, जीन क्या कर रहा है, एक कैरेक्टर को कोड कर रहा है जिसका नाम है हाइट। अब हाइट के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की हाइट टॉल है, किसी की ड्वार्फ है, तो उसको कोड करने वाला जो वो सेगमेंट होता है ना, जिसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को मतलब वेरिएंट्स को कोड करता है, वो एक्चुअली है क्या, उस जीन का एलील है ना। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट अ जीन विच कोड्स हाइट, फॉर एग्जांपल कोई हाइट टॉलनेस को कोड कर रहा है ना, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होता है एलील। फॉर एग्जांपल अगर ड्वार्फनेस को कोड करेगा तो दिस काइंड, है ना, स्मॉल वन, हाइट छोटी है। तो किसी एक जीन की अलग अलग फॉर्म्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, एलील्स बोलते हैं। यूजुअली एक जीन के पास दो एलील्स होते हैं, एक जीन के पास क्या होते हैं, दो एलील्स होते हैं। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्यों एक जीन के पास दो एलील होते हैं। आपको पता है सेल के अंदर होता है कौन, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की, हमारी सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है कि एक जोड़ा, मतलब कि दो चीजों का एक छोटा सा ग्रुप, दैट इज नोन एज पेयर। जैसे अब मैं बात करूं शूज का पेयर, है ना, शूज का पेयर कब बनता है, जब एक शूज और दूसरा शूज सिमिलर हो, एक ही साइज का हो। ये तो नहीं ना कि एक 8 नंबर का जूता एक 7 नंबर का जूता दोनों को मिला दो पेयर बन गया, नो। पेयर कब बनेगा, जब दोनों के दोनों सिमिलर हो। मतलब कि हमारे सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं, और एक क्रोमोसोम, एक पेयर में दो क्रोमोसोम होते हैं, है ना, तो उनकी खास बात क्या होगी, जो जीन्स इस वाले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं वही जीन उसके होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब कि उसके साथ पेयर करने वाले दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी प्रेजेंट होगा, और उसी लोकेशन पे होगा जहां पहले वाले। फॉर एग्जांपल यहां पे एक जीन प्रेजेंट है जो हाइट को कोड कर रहा है, टॉलनेस को, सेम उसके जो साथ वाला क्रोमोसोम है, पेयर वाला क्रोमोसोम है, उसकी भी सेम लोकेशन पे एक ऐसा ही जीन होगा जो हाइट को कोड करता है। अब एक बात देख रहे हो, एक ही जीन के दो अलग अलग, मतलब एक ही जीन दो जगह प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, उस एक सिंगल जीन के एलील हैं, एक ही जीन के क्या है, एलील्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये भी तो हो सकता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो हाइट को कोड करने वाला जो जीन है वो कोड कर रहा है टॉलनेस को, हाइट बड़ी रखेगा। दूसरे पे जो जीन है उसके अंदर कुछ चेंज आए, कुछ म्यूटेशंस वगैरह हुए, चेंजेस आने की वजह से वो जीन बिहेव कर रहा है किस तरह से कि वो जो कोड करेगा कैरेक्टर, वो ड्वार्फनेस को कोड करेगा, छोटेपन को कोड करेगा, हाइट छोटी रखेगा, है ना। तो क्या हो गया, अब एक ही जीन के अलग अलग वेरिएंट्स बन गए, एक टॉलनेस को कोड कर रहा है, एक ड्वार्फनेस को कोड कर रहा है। तो ये जो अलग अलग वेरिएंट्स बने हैं एक ही जीन के, इनको हम क्या नाम देते हैं, एलील्स नाम देते हैं। और यूजुअली एक जीन में कितने एलील्स होते हैं, दो एलील्स होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस पेयर, है ना, पेयर में प्रेजेंट होने की वजह से क्रोमोसोम के एक जीन में यूजुअली दो एलील्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था एलील के बारे में, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं, एक कॉन्सेप्ट आता है पेरेंटल जनरेशन। क्या आता है, पेरेंटल जनरेशन। यूजुअली ये कोड करता, ये बताता है किसको, पेरेंट्स को, किसको दर्शाता है, पेरेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मेल विच इज अ फादर, है ना,
फीमेल विच इज अ मदर। ठीक है, और जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो इससे क्या बनेगा, कोई भी न्यू यंग वंस बनेगा, एक नया बेबी बन के तैयार होगा। ठीक है, तो इस क्रॉस के दौरान जो फादर एंड मदर हैं वो क्या हैं, वे पेरेंटल जनरेशन है। वो क्या है, दीज आर पेरेंटल जनरेशन, ये पेरेंट्स हैं। ओके, तो याद रखना है हमें जीन्स को भी, एलील को भी, और पेरेंटल जनरेशन को भी। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं, फिर आती है फीलियल जनरेशन। फिर क्या आती है, फीलियल जनरेशन। जब दो पेरेंट एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल, फर्टिलाइजेशन हुआ, बना बेबी, आइदर सन और अ डॉटर, डजंट मीट। तो ये जो जनरेशन आई है, जो ऑफस्प्रिंग मतलब यंग वंस की एक नई जनरेशन जो तैयार हुई है, ऑफस्प्रिंग जो नया आया है, दिस इज नोन एज फीलियल जनरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फीलियल जनरेशन। ये है पहली जनरेशन, दैट्स व्हाई अब इसको हम क्या नाम दे देंगे, F1 जनरेशन, मतलब कि फीलियल 1 जनरेशन। जब ये बेबी किसी मतलब एडल्ट हो जाएगा, जब और ये दूसरे के किसी के साथ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करेगा, देन क्या होगा, इससे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, दैट विल बी F2 जनरेशन, दैट इज फीलियल 2 जनरेशन। ओके, तो फीलियल जनरेशन का आप लोग को मतलब समझ में आया क्या होता है। फीलियल जनरेशन इज अ न्यू जनरेशन विच इज जस्ट अराइज फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन, या फिर एक नई जनरेशन जिसमें नया यंग वंस, नया बेबी बना है, दैट इज द फीलियल जनरेशन। ओके, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज मोनोहाइब्रिड, दैट इज मोनोहाइब्रिड। अब एक छोटी सी मैं बात करता हूं। एक प्लांट है जिसके सभी कैरेक्टर्स मिलते हैं, जिसके क्या है, एवरीथिंग, हर एक कैरेक्टर मिल रहा है, बट एक कैरेक्टर में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मान के चलूँ, एक कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है, एक प्लांट के अंदर फ्लावर कैसा है, वाइट कलर का है। एक प्लांट के अंदर फ्लावर कैसा है, वॉयलेट कलर का है। ठीक है, अब डिफरेंस किस में है, ओनली एक कैरेक्टर में डिफरेंस है, ओनली एक कैरेक्टर में। बाकी सभी कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, हाइट सिमिलर है, ब्रांचिंग सिमिलर है, फ्रूट्स सिमिलर हैं, है ना, एवरीथिंग सिमिलर। बस एक कैरेक्टर है जो डिफरेंट है, दैट इज फ्लावर का कलर। एक में वाइट है, एक में वॉयलेट है। ऐसे प्लांट्स को या फिर ऐसे चीजों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, जनरली दीज आर नोन एज मोनोहाइब्रिड। यहां मोनो जो वर्ड है वो यूज किया गया है सिंगल के लिए, एंड हाइब्रिड इज अ नॉर्मली एक छोटा सा टर्म समझने के लिए, दैट इज अ मिक्सचर, या फिर हाइब्रिड एक नया वेरिएंट बनना, है ना, दो चीजों को मिला के एक तीसरा तैयार कर देना, दैट इज हाइब्रिड। अब एक सिंगल जीन के लिए या फिर एक सिंगल कैरेक्टर के लिए दोनों बात सिमिलर है, एक सिंगल जीन या सिंगल कैरेक्टर, क्योंकि जीन ही किसको कोड करता है, कैरेक्टर को कोड करता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ओनली एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, एक कैरेक्टर में वेरिएशन दिखा रहा है, तो उन सबको हम क्या बोल देते हैं, मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट आता है डाई हाइब्रिड, जिसके अंदर दो कैरेक्टर्स के लिए वेरिएशन, या फिर दो जीन्स के अंदर वेरिएशन हो। जैसे एक तो हो गया फ्लावर का कलर, एक कौन सा है, वायलेट, दूसरा कैसा है, वाइट, और दूसरा हो गया फ्लावर की पोजीशन, एक एक्सियल है, एक टर्मिनल है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन क्या होती है, एक प्लांट है, उसकी एक्सिस से ग्रो कर रहा है फ्लावर, दिस इज एक्सियल। और टर्मिनल होती है, एक फ्लावर है, उसकी टिप से ग्रो करेगा फ्लावर। ठीक है ना, तो ये एक वेरिएशन आ गया।
तो यहां देख रहे हैं आप लोग दो चीजों में वेरिएशन है, एक फ्लावर के कलर में दैट इज वॉयलेट एंड वाइट, एक फ्लावर की पोजीशन में एक्सियल एंड टर्मिनल, बाकी सभी करेक्टर्स सिमिलर हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, दीज आर डाई हाइब्रिड इन नेचर। ये प्लांट कैसा है, डाई हाइब्रिड, दो करेक्टर्स के लिए वेरिएशन शो कर रहा है। ऐसे ही ट्राई हाइब्रिड है ना, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, ये आगे चलता चलाएगा। जैसे जैसे करेक्टर, जितने जितने करेक्टर्स में वेरिएशन आता जाएगा वैसे वैसे हाइब्रिड का मतलब नंबर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज डोमिनेंट एलील का। क्या आता है, डोमिनेंट एलील का एक कॉन्सेप्ट आता है। मैं बात करता हूं डोमिनेंट एलील एक्चुअली होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल दो प्लांट हमने क्रॉस करें, एक टॉल था एक ड्वार्फ था, ठीक है। जब इन दोनों को क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन जो है उसके अंदर सभी प्लांट कैसे देखने को मिले, बाई चांस टॉल देखने को मिले। तो टॉल वाला जो करेक्टर है वो कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने ड्वार्फ वाले को एक्सप्रेस नहीं करने दिया, ड्वार्फ वाले को क्या कर दिया, ढक दिया, मास्क कर दिया, ठीक है। तो टॉल वाला यहां कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। वो एलील है ना, एलील क्या था, हमने क्या देखा था, एलील इज अ वेरिएंट ऑफ अ जीन, है ना। वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा चाहे कोई भी कंडीशन रही हो, है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, डोमिनेंट एलील बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहां टॉलनेस थी और यहां भी टॉलनेस है आने वाली F1 जनरेशन में, और ये थी पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। तो टोल यहां क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डोमिनेंट एलील हो जाएगा। ओके, उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज डोमिनेंट इन नेचर। ओके, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, वो चीजें, वो इंसान, जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, उनकी पर्सनैलिटी, उनका ओरा ही ऐसा था कि आम जनता से वो अलग ही दिखते थे। क्यों, बिकॉज ऑफ हिज एक नेचर था उनका ऐसा जो उनका एक अलग ही प्रभाव क्रिएट करता था, सभी के ऊपर उनका एक अलग इंप्रेशन जाता था। तो एक तरह से उनका ओरा कैसा था, डोमिनेटिंग ओरा था, वो सभी से अलग ही दिखते थे, है ना, दैट इज द डोमिनेटिंग नेचर। या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला कोई भी जीन या फिर कोई भी XYZ, दैट इज नोन एज डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग नेचर वाले इंसान की खास बात क्या होती है, वो किसी भी कंडीशन में हो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपना प्रभाव छोड़ेगा। फॉर एग्जांपल आर इंडियन आर्मी, है ना, कोई कंडीशन हो, कुछ भी हो, हर जगह प्रभाव छोड़ती है। दैट इज डोमिनेटिंग नेचर ऑफ आर इंडियन आर्मी। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दी रिसेसिव एलील। अब आप ये बात देख रहे हो कि ड्वार्फ वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा, बट कैरेक्टर तो उसके भी थे, ड्वार्फ वाला भी तो था वहां। ड्वार्फ वाला क्या हो गया, टोल वाले ने उसको दबा दिया, टोल वाले ने क्या किया, उसको दबा के रखा हुआ है। तो ऐसा एलील या फिर ऐसा वेरिएंट जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिसेसिव बोल देते हैं, है ना, नॉट एबल टू एक्सप्रेस व्हेन प्रेजेंट विद डोमिनेंट वन। ये क्या करता है, रिसेसिव वाला, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जब वो किसके साथ प्रेजेंट हो, डोमिनेंट के साथ प्रेजेंट हो, है ना। फॉर एग्जांपल रेसलिंग मैच है, एक तरफ बजरंग पुनिया खड़ा है, दूसरी तरफ कोई नॉर्मल सा कोई नया नया पहलवान जो अभी अभी जिसने रेसलिंग स्टार्ट की है, उन दोनों का मैच करवाऊँ, तो जायज़ सी बात है बजरंग पुनिया डोमिनेट करेगा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसको खेलने की टेक्निक उसकी अच्छी है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ओके, बट वो पहलवान जो अभी अभी नया नया फील्ड में आया है, वो कैसा हो जाएगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उस कंडीशन में, और वो किस तरह से बिहेव करेगा, रिसेसिव की तरह बिहेव करेगा। सेम यही कंडीशन जीन में भी चलती है। जीन के अंदर वो वेरिएंट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, दैट इज डोमिनेंट, और जीन के अंदर वो वेरिएंट जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जब वो डोमिनेंट वाले के साथ खड़ा हुआ है,
तब उसको हम क्या बोल देते हैं, रिसेसिव एलील। अब खास बात, क्या रिसेसिव एलील कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा? नहीं। रिसेसिव वाला एलील जब सामने वाला भी रिसेसिव है उस दौरान वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। पर डोमिनेंट वाला, अगर डोमिनेंट वाला दूसरे डोमिनेंट वाले के साथ है तो फिर तो एक्सप्रेस करेगा ही, और डोमिनेंट वाला अगर रिसेसिव वाले के साथ है तो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और रिसेसिव वाले को क्या कर देगा, मास्क कर देगा। बट रिसेसिव वाला तब ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है जब वो रिसेसिव एलील के साथ ही प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, ड्वार्फ वाला अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा, जब ड्वार्फ वाला क्रॉस करेगा ड्वार्फ के साथ, तो आने वाली जनरेशन भी कैसी हो जाएगी, ड्वार्फ हो जाएगी। ठीक है, एक कॉमन सा एग्जाम्पल है, तो समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट आपको डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील के बीच में। नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म दैट इज नोन एज फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप एक्चुअली होता ये है, जनरली दिस इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस। कैसी है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट देयर इज अ प्लांट विच इज टॉल एंड देयर इज अ फ्लावर विच इज रेड। ओके, एक प्लांट है जो टोल है, एक फ्लावर है जो रेड है ना। हमें बाहर से दिख रहा है ना कि वो टोल है या फिर रेड है, तो वो कैरेक्टर्स, वो जनरली वो चीजें जो बाहर एक्सटर्नली अपीयर हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं उसको, जो बाहर से हमें कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई हाइट इज 5'8", तो ये मेरी फिनोटाइपिक कैरेक्टर होगा, बाहर से दिख रही है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज जीनोटाइप। दिस इज द जेनेटिक मेकअप, दिस इज जेनेटिक मेकअप। मेरी हाइट तो जितनी है ना, वो तो बाहर से दिख रही है, वो फिनोटाइप हो गया। बट वो चीजें जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर प्रेजेंट जो जीन्स हैं, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया होगा, तभी तो मेरी हाइट ऐसे दिख रही है ना। तो जीनोटाइप एक्चुअली क्या होता है? दिस इज द जेनेटिक मेकअप, की जीन्स किस तरह के प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। जैसे मैं बात करूं, एक प्लांट है दैट इज टॉल, उसमें एलील प्रेजेंट है कुछ इस तरह के, है ना। मैंने टी से रिप्रेजेंट किया टॉलनेस को, और 2 क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि एक जीन के पास 2 एलील्स होते हैं। रीजन समझ में आया 2 लिखने का? 2 बार टी लिखने का, एक बार भी लिख सकता था, बट नहीं। क्यों? क्योंकि एक जीन के पास हमेशा कितने एलील होते हैं? 2 एलील्स होते हैं। दैट्स वाई मैंने लिखा है इसको कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, जो टॉलनेस को। एक है दैट इज ड्वार्फ, हाइट छोटी है तो इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब सेम लेटर क्यों लिया? क्योंकि बात किसकी हो रही है? एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं जीन कैसा इन्वॉल्व है? एक ही जीन इन्वॉल्व होगा। तो एक जीन को, एक ही कैरेक्टर को एक तरह के लेटर से ही डिनोट करना हमारे लिए इजी रहता है, और हमारी स्टडी को और ज़्यादा इफेक्टिव और इजी बनाता है। दैट्स वाई ये कुछ प्रोटोकॉल्स है जो जेनेटिक्स में फॉलो की जाती हैं। अब ये टोल है, हमें बाहर से तो दिख रहा है टोल, बट अंदर क्या है एक्चुअली? जीन्स कैसे हैं दोनों के दोनों, जो अलील्स हैं जीन के, वो कैपिटल वाले हैं। तो ये टी क्या हो गया? उस टोल प्लांट का जेनेटिक मेकअप हो गया, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। ऐसे ही ड्वार्फ वाले का क्या हो गया? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये इसका जेनेटिक मेकअप है, जिसकी वजह से उसकी हाइट क्या है? ड्वार्फ है। तो ये उस प्लांट का क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया, जेनेटिक मेकअप हो गया, है ना। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाऊं तो आप लोग को पता है जो F1 जनरेशन जो आई थी, दैट इज टोल। उसमें क्या देखने को मिला? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो F1 जनरेशन आई, आधे कैरेक्टर्स यहाँ से आए, आधे कैरेक्टर यहाँ से आए, और प्लांट कैसा बन गया? टोल बन गया, है ना। वही डोमिनेंट वाला, इस वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, ड्वार्फ वाले ने एक्सप्रेस नहीं किया, तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट हो गया। बट ये भी कैसा है? टोल है। बट ये टोल कैसा है? इसके अंदर जो अलील्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं।
तो ये इसका जीनोटाइप हो गया। तो जीनोटाइप समझ रहे हैं आप लोग, जीनोटाइप क्या होता है एक्चुअली? जीनोटाइप जो होता है दैट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, एंड फिनोटाइप क्या होता है? दैट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट next concept, that is homozygous। homozygous कंडीशन क्या होती है? जब एक जीन के जो एलील हैं वो दोनों के दोनों कैसे हों? सिमिलर हो। वो दोनों के दोनों कैसे हों? सिमिलर हो। देन उस कंडीशन को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना, टोलनेस वाले को हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी से। अब ये दो जो आपके सामने जो दोनों एलील्स लिखे हुए हैं उस जीन के दोनों कैसे हैं? सिमिलर है। ये भी टोलनेस को शो कर रहा है और दूसरे वाला भी किसको शो कर रहा है? टोलनेस को शो कर रहा है। तो ये जो एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है एलील्स का जिसमें दोनों के दोनों एलील सिमिलर हों, इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन। देन अगर मैं बात करूं हेटेरोजाइगस कंडीशन की, जैसे हमने देखा था कि टोल वाले को जब क्रॉस करवाया ड्वार्फ वाले से, ठीक है, मतलब ये मान के चलते हैं दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। ओके, जब इनको क्रॉस करवाया तो आधे कैरेक्टर यहां से आए और आधे कैरेक्टर आए फीमेल से, दोनों मिले, एक नया बेबी बना जिसके अंदर कुछ ऐसा जेनेटिक मेकअप था। अब आप देख रहे हो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है ना? दोनों के दोनों एलील्स डिफरेंट है। दोनों के दोनों एलील्स कैसे हैं? डिफरेंट है, बट हैं एक ही जीन के। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? हेटेरोजाइगस कंडीशन बोल देते हैं व्हेन द एलील्स ऑफ अ जीन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना? दैट कंडीशन इज नोन एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो और भी एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज हेमीजाइगस। कॉन्सेप्ट क्या आता है? दैट इज हेमीजाइगस। हेमीजाइगस कंडीशन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने अभी जो ऑफस्प्रिंग आया था दैट इज एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इसमें अगर क्या हो हेमीजाइगस कंडीशन में, फॉर एग्जांपल डोमिनेंट वाला किसी भी वजह से गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया। डोमिनेंट वाला कैसा हो गया? किसी भी वजह से डिसअपीयर हो गया, वो काम करना बंद कर दिया उसने। अब क्या होगा? जो रिसेसिव वाला था वो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, है ना? तो अब यहां क्या हो गया? एक्सप्रेशन की बात नहीं है, यहां बात है किस चीज की? कि किसी भी वजह से जो मतलब जीन के अंदर जो दोनों एलील्स का एक सेट था, इसमें क्या हो गया? एक क्रोमोसोम क्या हो गया? फॉर एग्जांपल गायब हो गया, एक क्रोमोसोम हो गया गायब किसी भी वजह से। अब खाली बचा एक, है ना? यूजुअली हेमीजाइगस कंडीशन में क्या होता है? दिस इज अ सिंगल सेट ऑफ जीन। जो पेयर में था वो तो क्या हो गया? डिसअपीयर हो गया। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस कंडीशन बोलते हैं। यूजुअली दो सेट होते हैं जीन्स के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना? दैट्स वाई हम क्या लिखते हैं? हमेशा क्रोमोसोम को पेयर में लिखते हैं, है ना? अगर किसी वजह से एक सेट क्रोमोसोम का गायब हो जाए तो बचेगा खाली एक, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? हेमीजाइगस कंडीशन बोल देते हैं, ड्यूरिंग विच अ सिंगल सेट ऑफ जीन इज प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट अगर मूव करें, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज प्योर लाइन, है ना? प्योर लाइन एक्चुअली होते क्या है? प्योर लाइन वो प्लांट्स या फिर वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है जो टी है, दूसरा भी प्लांट कैसा है? दैट इज TNT। कोई चेंज नहीं आ रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रॉस हो रहा है, नया प्लांट भी आ रहा है TNT, फिर इसका क्रॉस हुआ, उसने भी सेम वही प्लांट दिया टोल वाला। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी क्या हो रहा है? जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं हो रहा है, जीन्स सिमिलर ही हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो
तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल देते हैं, प्योर लाइन बोल देते हैं, जिनके अंदर अप्रोक्सीमेट 7 से 8 जनरेशन तक रिप्रोडक्शन हुआ, बट जेनेटिक मेकअप स्टेबल हो चुका है, अब कोई चेंज नहीं आ रहा है उसमें, दैट आर नोन एज प्योर लाइन प्लांट्स या फिर प्योर लाइन एनिमल, जिनके अंदर जेनेटिक मेकअप स्टेबल है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज सूडो अलील्स। सूडो मतलब फॉल्स, सूडो मतलब क्या होता है, दिस इज फॉल्स, है ना। सूडो अलील्स क्या होते हैं? अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की थी, देयर इज अ प्लांट, फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था ना F1 जनरेशन में कैसा आया था प्लांट, एक डोमिनेंट वाला था, एक रिसेसिव वाला था, ठीक है। सूडो अलील्स में क्या होता है कि अगर डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दे, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, किसी वजह से ये डैमेज हो गया, मान के चलते हैं डिसअपियर हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है, रिसेसिव वाला कैसे बिहेव करेगा, डोमिनेंट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, बिहेव लाइक अ डोमिनेंट वन। रिसेसिव वाला, अब डोमिनेंट वाला तो गायब हो गया, बचा कौन, रिसेसिव वाला। रिसेसिव वाला किस तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, डोमिनेंट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, बट एक्चुअली क्या वो डोमिनेंट था, नो, वो बस बिहेव कर रहा है। दैट्स वाई हमने इसको बोला है सूडो एलील, मतलब कि फॉल्स वाला एलील। वो एलील जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं थी एक्सप्रेस करने की इस कंडीशन में, वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, दैट इज नोन एज सूडो एलील। और इसको कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सूडो डोमिनेंस, मतलब कि रिसेसिव वाला डोमिनेंट हो गया, दैट इज द सूडो डोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इन ब्रीडिंग। नॉर्मली इन ब्रीडिंग में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ या फिर जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। जनरली एक नए ऑफस्प्रिंग की जनरेशन होना, एक नए ऑफस्प्रिंग का बनना, एक नए बेबी की फॉर्मेशन होना, किसके थ्रू, क्लोज रिलेटिव के बीच में जब मीटिंग होगी, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड होगी बिटवीन क्लोज रिलेटिव। खाली बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है, इट इज बिटवीन दी क्लोज रिलेटिव्स, है ना। एक दूसरे के रिलेटिव्स जो होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं, उनके थ्रू जब कोई नया ऑफस्प्रिंग तैयार किया जाता है, जनरेट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग, है ना। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल देते हैं, इन ब्रीडिंग बोल देते हैं। एज इट इज आउट ब्रीडिंग, इसमें क्या होगा, नए ऑफस्प्रिंग की जनरेशन जो होगी बिटवीन by mating between unrelated organism। ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, उनका डायरेक्टली ब्लड कॉन्टेक्ट कोई नहीं है ना, उनका ब्लड रिलेशन कोई नहीं है। जब वो एक दूसरे के साथ मेट करके एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज आउट ब्रीडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। बट जब ब्लड रिलेशन वाले ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करके एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करते हैं, दैट इज नोन एज इन ब्रीडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज क्रॉस। क्रॉस एक्चुअली होता क्या है, क्रॉस में क्या होता है, नॉर्मली इट इज अ मेटिंग। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ मेट करके जनरेट करते हैं सन या डॉटर। क्या बनाएंगे,
मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ मेट करेंगे और फॉर्मेशन कराएंगे सन या डॉटर की। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्रॉस या फिर मेटिंग या फिर कॉपुलेशन, वट एवर, जो भी आप लोग को ठीक लगे। नेक्स्ट आता है दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। ये क्रॉस जेनेटिक्स के कुछ फिनोमिनास को समझने में काम आएगा। रेसिप्रोकल क्रॉस में एक्चुअली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मेल, है ना, विच इज टॉल, एंड देयर इज अ फीमेल दैट इज ड्वार्फ। इन दोनों में क्रॉस करा के सन आया, है ना, ये तो है नॉर्मल क्रॉस। बट अगर मैं क्या करूं, इनके सेक्स को रिवर्स कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ये तो हो जाए मेल, ओ सॉरी फीमेल, और ये हो जाए मेल, ठीक है। अब सेक्स रिवर्स हो गया क्रॉस में, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। लास्ट जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम लोग जनरली यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या है, मतलब कि उसकी जेनेटिक कंपोजिशन कैसी है, जीन्स उसके अंदर कैसे हैं, कैसे करते हैं देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट, एक टोल प्लांट को हमने क्रॉस करवाया ड्वार्फ वाले से, ठीक है, दिस इज पेरेंटल जनरेशन। टोल वाला कैसा है, डोमिनेंट है, और ड्वार्फ वाला कैसा है, इट इज रेसेसिव, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। जब इनको क्रॉस करा के ऑफस्प्रिंग आया दैट इज टोल। अब हमें यह पता लगाना है कि जो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग आया है वो टोल है, बट उसके अंदर जेनेटिक मेकअप कैसा है, मतलब जीन्स उसके पास कैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस F1 जनरेशन वाले ऑफस्प्रिंग को क्रॉस करवा देंगे पेरेंटल जनरेशन वाले रिसेसिव के साथ। फॉर एग्जांपल इस वाले टोल को, F1 वाले ऑर्गेनिज्म को हम किसके साथ क्रॉस करवाएंगे, पेरेंटल रिसेसिव के साथ, ठीक है। तो इस क्रॉस को हम क्या बोल देते हैं, जनरली दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस नाम क्यों दिया गया, टू टेस्ट द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द अपकमिंग जनरेशन, या फिर जो नई जनरेशन आई है उसके अंदर जीन्स किस तरह के हैं उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस को फॉलो करते हैं। उसमें करते क्या है, F1 जनरेशन का जो ऑर्गेनिज्म आया है उसको क्रॉस करवाएंगे पेरेंटल जनरेशन के रिसेसिव वाले के साथ, तो हमें उस तरह से पता चल जाएगा कि उसके अंदर किस तरह के जीन्स प्रेजेंट है। ओके, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जेनेटिक्स की, बेसिक कॉन्सेप्ट थे जेनेटिक्स के, इन सब को रिवाइज करना ताकि आपकी जेनेटिक यूनिट काफ़ी अच्छे से जाए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।